ओके बेटा, हमारा आज का टॉपिक है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, हमारा ये आज का टॉपिक है। सब लोग ध्यान देंगे यहां पर, अच्छे से सब लोग फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, हीट क्या चीज है, इंटरनल एनर्जी क्या चीज है और वर्क क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं हम लोग हीट पर। तो माय फर्स्ट फोकस इज ऑन हीट। तो हीट को एनसीईआरटी ने कैसा डिफाइन किया है ना? हीट को एनसीईआरटी ने ऐसा डिफाइन किया है, इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में शेयर होती है, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में शेयर होती है, या दो सिस्टम्स के बीच में शेयर होती है। बोले समझा नहीं कुछ। मिसाल के तौर पे अभी गर्मी का मौसम है ना, और मैं यहां पर एक ठंडा ग्लास रूह अफ़ज़ा का शरबत, जिसमें बेहतरीन बहुत सारा रूह अफ़ज़ा डाला हुआ, बर्फ भी अच्छे से, इसमें बर्फ के आइस क्यूब्स भी डाले हैं, है ना, चालू हो गया, इमेजिन हो रहा है ना, जैसा अपन इफ्तार में ले रहे हैं जैसा, बस वैसी। अब मुझे एक बात बताओ, एकदम बेहतरीन ठंडा रूह अफ़ज़ा का शरबत, अब अगर मैं इसको यहां रख दूंगा, आधे घंटे के बाद देखूंगा क्या वो उसकी ठंडक बाकी रहेगी क्या? मैं बोला क्यों? क्योंकि ये गर्म कैसे क्या हो गया? तो बोले हीट का ट्रांसफर हुआ है। कहां से कहां तक? कहां से कहां पे? सराउंडिंग से रूह अफ़ज़ा के ग्लास में। हमारा रूह अफ़ज़ा का ग्लास क्या हो गया? यहाँ पर सिस्टम हो गया, तो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हुआ है। आया समझ में बेटा? अब इसका रिवर्स देखो, सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही, इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना, और एक कप गर्म चाय है और आपने यहाँ पर टेबल पे रखा है, बातों बातों में 10 से 15 मिनट बीत गए, क्या हो जाएगा? वो चाय ठंडी हो जाएगी। बोले क्यों ठंडी हो गई? तो बोले हीट का ट्रांसफर हो गया, कहां से? चाय की कप से सराउंडिंग में, यानी कि आपने क्या कहा कि सिस्टम से सराउंडिंग। आई बात समझ में? या फिर दो सिस्टम के बीच में कि भैया एक एकदम गर्म बॉडी है, हॉट बॉडी है, और एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को आपने कांटेक्ट में लाया। दो अलग अलग सिस्टम हुए ना बेटा, दोनों को आपने क्या करे? कांटेक्ट में लाए। तो अब भाई बताओ, जो गर्म बॉडी है थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। जो ठंडी बॉडी थी वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी? थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। तो यहां पर हीट का ट्रांसफर कहां से कहां पे हुआ? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो मैं इस हिसाब से फिर डिफाइन क्या कर सकता हूं कि भैया यहां पर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is transferred between system and surrounding or between two systems और बिटवीन टू सिस्टम, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर होता है, और साथ ही साथ दो सिस्टम्स के बीच में होता है हीट का ट्रांसफर या एनर्जी का ट्रांसफर। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हीट कहते हैं। अब ऐसा हीट का जो ट्रांसफर होगा, उसको स्टडी करने के लिए कुछ सिनारियो है। तो केस 1, मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है या एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। मान के ये चलो बेटा कि T इज ग्रेटर देन T0, यानी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगा बेटा? यहां पे हीट का लॉस होगा। हीट जो है बॉडी को छोड़ के सराउंडिंग पे जाएगी। तो मैं बोलूंगा यहां पर हीट का क्या होने वाला है बेटा? लॉस होने वाला है। और यहां पर लॉस को हम लोग निगेटिव से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए जो भी हीट वैल्यू आपकी, जो भी हीट का लॉस हुआ होगा, आप इसे निगेटिव में बताते हैं। जब भी आपकी हीट का लॉस होता है, हीट कहां से कहां जाती है बेटा? बोलो भाई, कहां से कहां जाती है? सिस्टम से सराउंडिंग पे। बोलो क्या, कहां से कहां जाती है? सिस्टम से सराउंडिंग पे, है ना। तो सिस्टम से सराउंडिंग में जब हीट जाती है
तो वहां पर जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको क्या में बताएंगे पर निगेटिव में। जैसे मिसाल के तौर पे एक कप गर्म चाय थी, है ना, और अपन ने ठंडे माहौल में उसको रख दिया, तो वो गर्मी कहां से कहां जा रही है, चाय के कप में से सराउंडिंग में, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में। मैं मान के चलो एक नंबर देता हूं कि 100 जूल की एनर्जी चलेगी। कितनी चलेगी एनर्जी? 100 जूल। तो मैं कैसे बताऊंगा मैथमेटिकली कि यहां पर हीट का लॉस कितने का हुआ है? तो आप बोलेंगे -10 जूल। माइनस साइन क्यों? क्योंकि सिस्टम ने लॉस किया है हीट को। आई बात समझ में आपको? अब इसी देखो एक और आता है केस सेकंड। बोले केस सेकंड क्या आएगा? उसमें T इज लेस देन T0, यानी कि भाई सिंपल सी बात है, ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। अब क्या होगा, है ना, हीट का कहां से कहां होगा ट्रांसफर? सराउंडिंग से सिस्टम में। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि यहां जो हीट है इसका गेन होने वाला है, सिस्टम हीट को लेने वाला है। जैसे कि रूह अफ़ज़ा के अंदर हुआ था, रूह अफ़ज़ा क्लास में, उससे क्या हीट ट्रांसफर हुई थी सराउंडिंग से सिस्टम में। तो भैया ये हीट का गेन हुआ था, और जब हीट का गेन हुआ, गेन को तो हम हमेशा वेलकम करते हैं ना, आने दो पैसा है, आने दो पैसा है, आने दो, है ना। अगर भाई जाने के नाम पे हम लोग थोड़ा रोते हैं, अरे कहाँ, है ना। अब ईद का टाइम आएगा, तुम बोलेंगे ईदी आने दो, हम बड़े हो जाते, हम लोग को मांगने आते बच्चे, हमारा दिल छोटा हो जाता, फिर अरे यार क्या होता है, भाग रहे। आज के बच्चे साले 500 के नीचे मानते भी नहीं, है ना। पहले था 10-20 रुपए में काम हो जाता था हमारे जमाने में, बचपन में जब छोटे थे, 10 रुपए 20 रुपए दिए खुश। आजकल 5,000 नहीं, 500 नहीं, मिनिमम 5,000, मिनिमम 2,000 ऐसी बात करते साले। 3 जीरो, ये नहीं मालूम रहता उनको कितने जीरो आते उसमें, और 5,000 2,000 होना उनको बोलते। खैर, अब उसमें यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, कि ये हीट का ट्रांसफर हो सिस्टम से, सॉरी सराउंडिंग से सिस्टम में, और हीट का यहां पर गेन होगा, इसी वजह से डेल्टा क्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अब इसी तरह से एक आएगा केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा भैया? दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। सिस्टम बोले तेरा टेम्परेचर क्या? T। सराउंडिंग बोले तेरा टेम्परेचर क्या? T0। अरे हम दोनों की वैल्यू तो सेम निकली, तू भी 20 डिग्री सेल्सियस, मैं भी 20 डिग्री सेल्सियस। मैं बोलूंगा अब हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? कहीं नहीं होगा। वेरी गुड बेटा। तो अब यहां कहीं पे भी हीट का ट्रांसफर होता है? नहीं होता है। नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। तो यहां पर मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। हम लोग बोल देते हैं भैया ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। दोनों के दोनों क्या हो जाता है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। आई बात समझ में? अब चलो ठीक है, ये तो समझ में आया। कौन है 11th वाले? क्या अब दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। चलो फाजिला, रमजान चालू है ना, रहम बर। तो अब ऐसा है कि चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, यहां इस सिचुएशन में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मगर मैं कहूंगा सर मुझे कैलकुलेट करना है। चलो जल्दी, पूरा लगाओ बेटा, दरवाजा खुल गया। कोई मुझसे कहेगा कि सर मुझे पूरा बताइए कि कितना हीट का ट्रांसफर है, मैं ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो देखो, अगर गैसियस सिस्टम है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा, है ना, गैसियस सिस्टम के लिए। और लिक्विड अगर मैटर रहा कुछ दूसरा, जैसे लिक्विड रहा, सॉलिड रहा, तो उसके लिए फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल एम एस डेल्टा टी करेंगे अपन इस्तेमाल, है ना। ये फॉर्मूला कहां से आया, कहां से टपका? अब आप सोच रहे होंगे, दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, पुराना है, थोड़ा दिन पहले का ही है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद आया ना? एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। और गैसियस सिस्टम के लिए मैंने क्या कहा था? डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, जिसको अपन इसको उधर लेके चले जाते हैं तो म्यू सी डेल्टा टी, है ना। मगर आपको याद होगा गैसियस सिस्टम को स्पेशल कंडीशंस में पढ़ा जाता है, गैसियस सिस्टम को स्पेशल कंडीशंस में पढ़ा जाता है। तो बोले क्या स्पेशल कंडीशन होते हैं? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो क्या? तो उसका फॉर्मूला रहेगा म्यू सीवी डेल्टा टी। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो क्या? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी। आई बात समझ में बेटा आपको? तो हीट क्या है ये समझ में आया, है ना। हीट को पॉजिटिव निगेटिव कब लेते हैं ये समझ में आया। हीट को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला ये समझ में आया, है ना। इवन अगर कोई मैटर है, लिक्विड है, सॉलिड है, जिसके इस चैप्टर में चांसेस कम है क्योंकि ज्यादातर गैस की बात चल रही है,
तो इसमें ms डेल्टा टी के फॉर्मूले से अपन सॉल्व कर सकते हैं। वही फॉर्मूला है जो अपन ने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था, कुछ डिफरेंट नहीं है। आई बात समझ में? और कुछ बचा क्या? नहीं। हाँ, जहां पर Cp और Cv क्या है, यहाँ पर है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई बात समझ में? चलो फिर फटाफट अपना नोट्स निकालो और उसमें रीड करो एक पार्ट। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। सो व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग जनरली कैपिटल यू या स्मॉल यू, जस्ट यू बोलो, उससे सिंबलाइज करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है? बहुत आसान सी चीज है। अगर हम लोग देखेंगे, एक गैस चैम्बर लेंगे, अगर मैं गैस चैम्बर में अगर मैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखूंगा तो मैं देखता हूं कि वो लगातार रैंडम मोशन में है, इधर उधर इधर उधर, है ना। कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं, इधर उधर घूम रहा है। इस मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। तो रैंडम मोशन में लगातार इधर उधर घूम रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी। बोले पोटेंशियल एनर्जी कब वजूद में आता है? जब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आता है और इससे टकराता है ना। एक स्प्रिंग जैसा टकराव होता है, स्प्रिंग का जैसा ना। स्प्रिंग में अपन मान लो कि स्प्रिंग के चीज पर अगर ऐसा ढकेल के मारते हैं, फेंक के मारते हैं, स्प्रिंग दबेगा और फिर बाद में जक करके वापस निकलेगा। तो जब स्प्रिंग दबता है तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी भी आता है। तो जब ये गैस के पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे होते हैं ना, तो लगातार उसमें टकराव भी चालू होता, इधर उधर घूम भी रहे होते हैं ये लोग। तो बेटा ऐसा है कि इंटरनल एनर्जी फिर किसे कहा गया है? तो इसे कहा गया है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी of all the molecules of a system is called as internal energy of that system. Internal energy of that system. The sum of kinetic and potential energy of all the molecules of a system are called as internal energy of the system. अब ऐसा है कि चलो ठीक है, ये आप बोल रहे हैं कि हम अगर सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दें तो आप बोलेंगे वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। मगर शायद उसमें से कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, जो लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो बारीकी से एक एक चीज को ध्यान दे रहे हैं, वो शायद एक डिटेल में अगर पढ़ रहे हैं तो आप सवाल कर सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ नहीं देखेंगे इस चैप्टर में, आप तो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। फिर ये कैसे अब पकड़ लिया आपने, मॉलिक्यूल को कैसे पकड़ लिया आपने? अब तो ये फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी हो गई, है ना। तो एनसीईआरटी इसका जवाब ये दिया कि हम सिर्फ किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं कि सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल पे फोकस करूंगा, ऐसा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम के सारे मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, उन सबकी एनर्जीज को हम लोग देख के एक रफ में कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो अभी भी मेरा नजरिया किसी एक पर है क्या? नहीं, मेरा सभी पे नजरिया है, सभी पे फोकस है, मेरी स्टडी सभी की चल रही है। तो मेरा अभी भी विजन कैसा है? मैक्रोस्कोपिक है। तो अभी भी मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की ही स्टडी कर रहा हूं, है ना। और एक बहुत बेहतरीन बात कही है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि देखो, जो इंटरनल एनर्जी है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ये बात ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है। तुमको लग रहा होगा मामूली, मगर जब ग्राफिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, इसमें ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जब तुम ये बहुत काम में आने वाला चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो स्टेट किस तरह से अचीव की गई थी, है ना। मैं स्टेटमेंट अगर मैं यहां लिखूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी just depends on initial and final state of the system, final state of the system,
and not how these states were achieved, और ना कि इस बात पर कि वो स्टेट किस तरह से अचीव किया गया था। ये सिर्फ इन बातों पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। अब आप ये सोचेंगे सर ये कैसी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ग्राफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ये इनिशियल और ये फाइनल, प्रेशर, वॉल्यूम। अब ऐसा है, देखो बेटा, आप क्या नोटिस कर रहे हैं, मैंने एक स्टेट, एक सिस्टम लिया पहले, मतलब गैस का चैम्बर होगा, उसका वॉल्यूम इतना था, प्रेशर इतना था। कुछ देर के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, इवन प्रेशर भी बढ़ गया। देख रहे ना, अब यहां से यहां पहुंच गया ना। देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू, पहले क्या था, इनिशियल वॉल्यूम इतना था और ये इनिशियल प्रेशर था। अब ये फाइनल वॉल्यूम है और ये फाइनल प्रेशर है। तुमको नजर आ रहा होगा कि फाइनल प्रेशर, है ना, इनिशियल प्रेशर से ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है। ये समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? अच्छा, अगर आपने नोटिस किया होगा, यहां से यहां पहुंचने के लिए जो तरीका था वो अलग अलग था। पहला एक तरीका ये पकड़ लो, इसमें क्या था, पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, आप वॉल्यूम को बढ़ा ही नहीं रहे थे। आप किसको बढ़ा रहे थे? प्रेशर को। आप प्रेशर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर उसके बाद आपने फिर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिए, फिर वॉल्यूम को बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, आप स्टेट पे पहुंचे। बात समझ रहे ना? ये वाले पाथ पे, ये फर्स्ट पाथ है, मान लो फर्स्ट पाथ, इसमें आपने पहले किसको बढ़ाया? बोलो बेटा, किसको बढ़ाया? प्रेशर को। बाद में किसको बढ़ाया? अच्छा, सेकंड पाथ में क्या हुआ? पहले वॉल्यूम बढ़ा, फिर बाद में प्रेशर बढ़ा, है ना? वेरी गुड। तो अब ऐसा ये दो अलग अलग तरीके से जा रहे, आगे जाके आपको पता चलेगा इन दोनों रास्तों पे जो आपने दो अलग अलग पाथ फॉलो किए ना, वर्क डन अलग अलग है, हीट रिक्वायरमेंट की अलग अलग है। मतलब अगर आप ऐसा जा रहे हैं तो हीट की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, आपको शायद ज्यादा हीट लग जाए या कम हीट लग जाए, और अगर आप ऐसा जा रहे हैं तो हीट की रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। तो ये वर्क और हीट की वैल्यूज अलग अलग आती है। मगर कमाल की बात यह है, मैं बोलूंगा कि तुम्हारे इंटरनल एनर्जी में कितना बदलाव आया, इंटरनल एनर्जी में कितना बदलाव आया। तो इंटरनल एनर्जी में आप बोलेंगे सर कुछ बदलाव नहीं आया, जैसा जो बदलाव पहले था, बदलाव तो आया, मतलब कैसा आया कि दोनों रास्तों से सेम बदलाव है। मतलब मैं अगर ऐसा गया तो इंटरनल एनर्जी में 10 जूल का चेंज आया, और ऐसा भी गया तो इंटरनल एनर्जी में 10 जूल का ही चेंज आया। बात समझ में आया ना? तो मैं किस तरह से जा रहा हूं, इंटरनल एनर्जी को उससे कुछ लेना देना है क्या, है ना? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई, तू कैसा भी जा, बस मेरे को ये चेंज चाहिए। बात समझ में आई क्या? मगर हीट और वर्क डन का ऐसा नहीं है, उनको डिपेंड करता है कि तुम कौन से रास्ते से जा रहे हो। तो सर वो कैसे पता चलेगा? आगे सब धीरे धीरे पता चलेगा। तो फिर बात पता चली, चलो ठीक है, समझ में आ गया कि इंटरनल एनर्जी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम किस रास्ते से जाते हो। फिर डिपेंड किस पे करता है? तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना? एक्चुअल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी कम। अब तुम खुद सोचो ना, टेम्परेचर ज्यादा है तो तेजी से मॉलिक्यूल्स घूमेंगे, टेम्परेचर कम है तो आराम आराम से जाएंगे, घूमेंगे, है ना? तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब वो टेम्परेचर के बदलने से ही बदलता है इंटरनल एनर्जी। अब आगे देखो बेटा, हाउ इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड, हाउ इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज्ड, उसे कैसे चेंज किया जा सकता है इंटरनल एनर्जी। बेसिकली इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, ये एक सिलेंडर है, उसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, एकदम स्मूथ मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स है जो लगातार रैंडम मोशन में है। ओके बेटा, गौर से देखिएगा, मैं क्या करता हूं, एकदम झटके से पिस्टन को ढकेलता हूं आगे,
अगर मैंने पिस्टन को झटके से आगे ढकेला, तुमको नहीं लगता ये मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन से टकराएंगे और जोर से फेंके जाएंगे आगे की तरफ, और उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आप एकदम पिस्टन को रैपिडली मूव कर रहे हैं और इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि भैया आप ये तेजी से आया पार्टिकल, आया तेजी से और जाके पिस्टन से टकराया, पिस्टन उसकी वजह से थोड़ा सा आगे जाएगा, तो उसने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दिया पिस्टन को, और इसकी एनर्जी कम हो गई, है ना, फिर ये आराम से वापस आ रहा है, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई, इसका रिवर्स ऑर्डर भी हुआ। अच्छा, ये पहला तरीका था। तो दूसरा तरीका क्या है कि भैया हम क्या कर सकते हैं, दो सिस्टम जिसका टेम्परेचर अलग अलग है उनको साथ में कांटेक्ट में ला सकते हैं, है ना। मान लो कि भैया ये सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, दोनों डायथर्मिक वॉल से घिरे हुए हैं और टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अब ऐसा हुआ होगा कि ये जो सिस्टम में गैस के पार्टिकल्स तेजी से घूम रहे होंगे और T2 में आराम से, है ना। अब क्या हुआ कि जब मैंने इनको आपस में टच किया तो क्या होगा, हीट का एक्सचेंज, है ना, हीट यहां से यहां जाएगी, उससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक? जब तक ये दोनों एक लेवल में इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए और फिर अब ये दोनों भी सेम इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से आपका घूमते रहेंगे। हाँ, एक आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं बार बार सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा मैं जिक्र कर नहीं रहा। वो असल में इस वजह से कि पोटेंशियल एनर्जी होता है सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए वजह से, और अगर इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम है। इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो कैसा है बेटा, बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए हम बार बार जब इंटरनल एनर्जी का जिक्र करते हैं तो हमारा पूरा फोकस किस पे होता है, काइनेटिक। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं होता है, होता है, बहुत आता है, मगर बहुत ज्यादा नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले उसकी वैल्यू कैसी होती बेटा, बहुत ज्यादा कम होती है। बात समझ में आई आपको? दैट्स वाई हम लोग कहेंगे यहां पर, क्या कहेंगे हम लोग यहां पर, कि इंटरनल एनर्जी जब हम कह रहे हैं, वी आर मेनली डिस्कसिंग काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? चलो, ये पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि इंटरनल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करता है, हमने ये भी देखा कि इंटरनल एनर्जी किस तरह से चेंज किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसी सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। तो इसके जो फॉर्मूले हैं मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसका डेरिवेशन आगे है। तो जैसे कि सिर्फ अगर आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो 3/2 म्यू आर इंटू टी। देखो, इसमें थोड़ा सा पेज नंबर 5 पे जाइए। देखो, ऊपर आपको मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। उसमें देखो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, U इक्वल्स टू UK, है ना, इक्वल्स टू 3/2 म्यू आर, क्या है, डेल्टा टी आया, वो डेल्टा कट करो, म्यू आर टी आएगा सिर्फ, म्यू आर टी यू के लिए। ओके, समझा? ओके, फर्दर अब उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसके फॉर्मूले बराबर है म्यू F/2 R डेल्टा टी, म्यू CV डेल्टा टी, और एक है म्यू R अपॉन गैमा -1 डेल्टा टी। अगर आपको याद होगा, जब मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नोट्स करके मैंने लिखाया था कुछ नोट पॉइंट, जब मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी के बारे में बता रहा था, तो उसमें बताया था CV को आप लिख सकते हैं R अपॉन गैमा -1, और CP को लिख सकते हैं गैमा इंटू R अपॉन गैमा -1। ये CP को इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अब ये आएगा आगे इस चैप्टर में, नहीं तो शायद अगले चैप्टर में कवर होगा, वो नियर रिलेशन में इसी चैप्टर में आएगी। तो गैमा इंटू R अपॉन गैमा -1, ये डेरिवेशन कैसा है सब उसमें मैं आपको बता दूंगा, तो डोंट वरी, ये सारी चीजें, सारे फॉर्मूले आगे जाके डिराइव होने वाले। तो अभी का अभी थोड़ी देर के लिए अपने को, मतलब थोड़ी दिन के लिए उसको अभी डायरेक्ट देखना है, आगे जाके उसको डेरिवेशंस देखेंगे। अगर किसी सिस्टम की डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला। और अब उसमें देखेंगे आप F क्या आया, तो ये जो F है इसे हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आप बोले सर ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है ये हदें कि किसी को आजादी से घूमने की कितनी लिमिट है ना, उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसका जिक्र हम लोग करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में। अगर आपको याद होगा और आपने इंडेक्स अगर देखे होंगे कंटेंट इसका, उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी लिख कर आया होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी था, वही आगे जाके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आने वाला है। तो जब हम वहाँ ये सब चीज़ें टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या चीज़ है वो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझ में आएगा अगले चैप्टर में। अभी बस इतना याद रखो, घूमने की आज़ादी, थोड़ा सा ये हल्का फुल्का याद रखना। और भाई ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है। गैस मतलब किस टाइप की गैस, नाम के बेसिस पे नहीं, है ना, एटॉमिक लेवल पे। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होती है, डायटॉमिक गैस के लिए वहीं 5, ट्राइएटॉमिक में किसी के लिए 6, किसी के लिए लीनियर के लिए आई थिंक 6 है, और नॉन लीनियर के लिए, हाँ, लीनियर या नॉन लीनियर के लिए 6 है और एक के लिए 7 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भैया यहाँ पर कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एटॉमिक लेवल पे डिपेंड करता है। ये मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, है ना। और सीवी जो है आपका, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यूज भी बताया था मैंने, सीपी और सीवी की वैल्यूज भी याद होगा। मोनोएटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू क्या है, सीवी 3/2 टाइम्स ऑफ आर। सीपी क्या होता है, 5/2 टाइम्स ऑफ आर। और सीपी और सीवी को डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है, गैमा, है ना, वो गैमा आपको जो नजर आ रहा था। ओके, वैसे डायटोमिक गैस के लिए सीवी क्या होता है, 5/2 टाइम्स ऑफ आर, और सीपी क्या होता है, 7/2 टाइम्स ऑफ आर। आया समझ में? वैसे ही सीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर अपॉन गैमा -1, और सीपी को क्या लिख सकता हूँ, गैमा आर अपॉन गैमा -1। आई बात समझ में? ये अभी का डायरेक्ट याद रखो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी एंड इट्स चेंज, और आप इसको अच्छे से पढ़ो। और अब हम आगे बढ़ेंगे फिर वर्क वाले पॉइंट पे। पहले आप ये पढ़ लो अच्छे से। तो हम अब आते हैं हमारे अगले पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज वर्क। अरे बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास एक गैस चैम्बर है, ओके, सिलेंडर है सपोज करो, और यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ सा फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। ओके, अब गैस पार्टिकल्स है, रैंडमली इधर उधर फैले हुए गैस पार्टिकल्स है जो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं। जब भी ये इधर उधर घूम रहे हैं, ये आपस में तो टकराते ही हैं, साथ ही साथ ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं, है ना। ये टंग करके वापस आएगा, इधर टकरा के, फिर इधर टकरा के वापस जाएगा, और उसी वक्त ये पिस्टन से भी टकराएगा। मगर पिस्टन तो कैसा है, बहुत हल्का है, आसान है, तुम उसको ऐसा धक्का भी मारेंगे तो वो आगे चला जाएगा। तो जब जब ये पार्टिकल टकराते जाता है ऐसे यूं, पिस्टन को क्या कर रहे हैं, हल्का हल्का धकेल रहे हैं। जब जब ये पार्टिकल टकरा के पिस्टन को फोर्स लगा रहा है, एक छोटा सा फोर्स लगा रहा है ना, तो मैं ये कहूंगा इसकी वजह से इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन का क्या हुआ है, या पिस्टन पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। आई बात समझ में? तो अब मैं ये बोलूंगा कि मैं वो थ्योरी नहीं लिख रहा पूरी कि भाई कंसिडर द रैंडम मोशन ऑफ सम स्मॉल पार्टिकल्स ड्यूरिंग द मोशन दे विल स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड द पिस्टन, and during each collision, है ना, the particles will exert force on the piston, which will due to which the piston will get displaced through small distance dx। तो ये सब थ्योरी आएगी, फिर हम लोग बोलेंगे कि for this small displacement dx, for the small displacement dx work done by the गैस पार्टिकल, देखो सिंगुलर फॉर्म में लिखा मैंने, सिर्फ पार्टिकल, मैं एक ही पार्टिकल की बात कर रहा हूं। वर्क डन बाय द गैस पार्टिकल ऑन द सिस्टम या ऑन द पिस्टन, जो कि पिस्टन क्या हो जाएगा, उसका सराउंडिंग हो जाएगा इज, तो क्या रहेगा, dw इज इक्वल्स टू f इंटू डी एक्स। dw इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इंटू डी एक्स। अच्छा चलो मान लिया कि वर्क डन बाय द स्मॉल पार्टिकल ये हो जाएगा, मगर बात ऐसी है भैया, ये जो है ना एक पार्टिकल थोड़ी है वहां पे टकराने वाला, ऐसे तो हजारों पार्टिकल्स हैं, टन 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 लगातार टकरा रहे होंगे, और लगातार ये सबके सब क्या कर रहे होंगे, अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। और अगर मैं सबकी फोर्स को जमा करके वर्क डन निकालूंगा
तो वो वर्क डन किसका निकलेगा? पूरे के पूरे गैस पार्टिकल्स का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम। तो मैं बोलूंगा यहां पर ठीक है, देयरफॉर वर्क डन बाय द एंटायर सिस्टम, देयरफॉर वर्क डन बाय द एंटायर सिस्टम ऑन पिस्टन इज, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, यानी इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। इंटीग्रेशन क्या करते हैं? हम सबको ऐड करते हैं ना, छोटे से लेकर सबको बड़े की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। फिर मैं क्या करूंगा? मैं एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। तो मैं जब एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया इंटू dx, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया इंटू dx। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है भैया? प्रेशर। अच्छा, A इंटू dx क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। क्या आएगा ये? चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू dV, VI टू VF, है ना, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। बोले सर कैसा? अरे भाई देख, अभी गैस का सिलेंडर यहाँ है ना, सॉरी पिस्टन यहाँ है ना, अब पिस्टन सरक के यहाँ आ गया मान लो, है ना, तो तुमको नहीं लगता ये वाला वॉल्यूम इसमें बढ़ गया, ऐड हो गया उसमें? पहले इतना ही था वॉल्यूम, अब इसमें ये वॉल्यूम बढ़ गया, पहले इतना था, ये कितना वॉल्यूम था? तो बोले VI, अब ये कितना है? तो बोले VF, और ये क्या है? वो वॉल्यूम, वॉल्यूम जो उसमें ऐड किया गया, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V, है ना। तो हमने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, अगर गैस का प्रेशर P था, अगर गैस का प्रेशर P था, तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आया, है ना, वो छोटा सा चेंज आएगा dV, और लार्ज चेंज डेल्टा V। अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो भाई ऐसा हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा फिर? P इंटीग्रेशन dV VI टू VF। तो P इज इक्वल टू, ये dV का इंटीग्रेशन V होता है, फिर लिमिट्स डालूंगा मैं VI टू VF, तो फिर ये हो जाएगा P VF माइनस VI, जिसको आप क्या कह सकते हैं बेटा? P डेल्टा V। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का मेरे पास ये दो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। अच्छा सर, ये कब यूज होता? जब प्रेशर कांस्टेंट ना हो, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हो। प्रेशर बोलेगा, ये फोर्स ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा, प्रेशर की वैल्यू कम होते जा रही मान लो, और कैसे कम हो रही तो उसको बताने के लिए इक्वेशन है ना, और वो इक्वेशन यहां डाल के इंटीग्रेशन करके उसका अपन आंसर निकाल सकते हैं। और एक जो है ये, अगर प्रेशर कांस्टेंट रही तो खुशी मनाओ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आसान वाला आ गया, P डेल्टा V, P प्रेशर मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आई बात समझ में? और देखो अब इस पे से हम लोग जाएंगे ज्योमेट्रिकल वर्जन पे, है ना, इवेल्युएशन या ज्योमेट्रिकल इवेल्युएशन ऑफ वर्क डन, या जिसको ग्राफिकल भी बोल सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ वर्क डन। बोले कैसे सर? अरे बहुत आसान है, तुम इजीली तुम खुद बता सकते, तुमको इंटीग्रेशन का नॉलेज है, तुम खुद बता सकते। जैसे कि अगर मैं सपोज करो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाता हूं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक मैं ग्राफ बनाता हूं, जिसका कर्व कुछ इस तरह से आ रहा है, रैंडम ले लिया मैंने अभी का, है ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, और मुझे वर्क कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वर्क। तो मैं वो कैसे कैलकुलेट करूं, कोई बताएगा? एरिया अंडर द कर्व, है ना, तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू क्या रहेगा? वर्क रहेगा। अरे सर ये कैसा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। आया समझ में? तो मतलब अगर मेरे पास ग्राफ है, तो मैं ग्राफ की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूँ वक्त, है ना, या फिर इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाओ और ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालो, आसान जाता है, और उससे वर्क डन कैलकुलेट कर लो इजीली। आई बात समझ में आपको, है ना। सो दिस इज इट, हमने देखा ज्योमेट्रिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क डन। फिर हमें देखना है कि वर्क डन कैलकुलेट करते, जब ज्योमेट्रिकली इवेल्युएट करते हैं हम लोग वर्क डन, तो उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले कब क्या कैसे बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, आप यहां तक रीड कर लो, फिर उसके बाद मैं उस पर आऊंगा। तो एक सिनारियोस देखेंगे अपन।
ग्राफिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, ग्राफिकल इवैल्यूएशन ऑफ वर्क। देखो इसमें अगर मैं पहला केस देखूं, मान लो मेरे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है। Where is the marker? हाँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है, कुछ इस तरह से दिया हुआ। अब एरो को देखो आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वॉल्यूम की एक्सिस के साथ साथ उसका डायरेक्शन है आगे की तरफ। और जब मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा, मान लो यहीं तक है, मैं बोलूंगा वॉल्यूम की वैल्यू v है, प्रेशर की वैल्यू p है। दोनों की इनिशियल वॉल्यूम वैल्यूज कैसी थी, 0 0। तो मैं वर्क डन जब कैलकुलेट करूंगा, देखो ये शेप कौन सा बन रहा, रेक्टेंगल। सिंपली p इंटू वी करेंगे आप, खत्म। और आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। और अगर सपोज करो मैं ऐसा देखता हूं सीन, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये कुछ इस तरह से है ना। तो मैं बोलूंगा अच्छा वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, v, प्रेशर की वैल्यू है p, तो वर्क डन इज इक्वल टू फिर p इंटू वी, और ये आ जाएगा निगेटिव, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पॉजिटिव क्यों है, ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि बेटा ये एक्सपांशन इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सपांशन। यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो जब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आप करोगे, जब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं एरो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो वो क्या हो रहा है, कंप्रेशन, और इसी वजह से उसको क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। आया समझे। इसी तरह से अगर सीन ऐसा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ओके, और ग्राफ ऐसा गया हुआ है, ओके, तो अगर मैं देखूंगा इसका एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस जो कि वॉल्यूम है इनटू हाइट जो कि प्रेशर है। तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बीपी आप लिख सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वही अगर सपोज करो ये मामला ऐसा है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना, सॉरी ये ग्राफ कुछ ऐसा है मगर ये इस तरफ जा रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो अगेन यहां पर अगर मैं बोलूंगा ठीक है ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ये एरिया अंडर द कर्व है, वर्क डन मैं कैसे निकालूंगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मगर आंसर जो भी रहेगा वो काय में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ओके बेटा, समझ में आए। अच्छा ठीक है, अगर व्हाट अबाउट अगर सिचुएशन ऐसी हो, प्रेशर वॉल्यूम, ओके, ये सिचुएशन ऐसी हो, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है ये इनिशियल वॉल्यूम v1, फाइनल वॉल्यूम v2, चल v2 ले लिया था, ठीक है, p1 p2, और ये रहेगा एरिया अंडर द कर्व। शेप कैसा है ना, स्क्वायर रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर। तो वर्क डन अब कैसे निकालूंगा मैं यहाँ पे, आप देखो लेंथ कितनी है, v2 माइनस v1 लेंथ है इसकी, है ना, और ब्रेथ कितनी है इसकी, p2 माइनस p1, तो v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाय p2 माइनस p1। आया समझ में, ये इसकी ब्रेथ आएगी। और देखो इसका साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज। तो अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव। साइकिल अगर क्लॉकवाइज रहा तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। गौर से सुने, साइकिल अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर सिचुएशन ऐसी है, v2 p2, वंस अगेन वर्क डन क्या रहेगा, तेच आपला v2 माइनस v1 अपॉन p2 इंटू मल्टीप्लाई p2 माइनस p1। और यहां पर साइकिल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए आपका वर्क डन क्या रहेगा बेटा, निगेटिव रहेगा। आई बात समझ में आपको, है ना। इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब ऐसा है कि सर ये पॉजिटिव और निगेटिव क्यों है, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन है क्या, नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये मेथड उसका ऑपोजिट है, ये ऑपोजिटली अचीव किया जा रहा मेथड है, तो इसीलिए इसका पॉजिटिव और निगेटिव का वर्जन आता है। फिर उसके बाद अगर मुझे बताओ आप, फिर ऐसा रहा सिचुएशन तो कैसा,
V1 V2 P1 P2। बोलो क्या रहेगा वर्क डन का फॉर्मूला? हाफ ऑफ बेस। बेस कितने का रहेगा? V2 माइनस V1। और हाइट कितने रहेगा? P2 माइनस P1। तो V2 माइनस V1 अपॉन P2 माइनस P1, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और क्योंकि ये साइकिल क्लॉकवाइज है तो क्या रहेगा वर्क डन? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव। अच्छा ठीक है, फिर एक फिफ्थ केस आता है प्रेशर वॉल्यूम। मान लो इस सर्कुलर फॉर्मेट में, बोले सर आप कैसा, ये V1 V2 P1 P2, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा यहां पर? तो ये रहेगा π/4 P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। इसका याद रखना, π/4 P2 माइनस P1 अपॉन V2 माइनस V1। ये वर्क डन एक सर्कुलर फॉर्मेट में है। कभी कभार बोलता है कि मैंने 50 साइकिल कंप्लीट किया ऐसी, तो वर्क डन क्या रहेगा? तो 50 मल्टीप्लाई बाय ये। कोई बोलेगा 10 साइकिल ऐसी कंप्लीट किए तो क्या वर्क डन रहेगा? तो 10 मल्टीप्लाई बाय। आई बार समझे? और अगर सीन ऐसा आ गया, है ना, एरो ऊपर या नीचे दोनों में से कोई एक, और मैं अब आपसे पूछूं वर्क डन क्या रहेगा, आप कहेंगे 0। बोले क्यों? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P इंटू डेल्टा वी। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? P डेल्टा वी। अरे या इंटीग्रेशन वाला भी अगर तुम लेते हैं, V1 टू V2 P इंटू डी। इसमें मेन पार्ट क्या है? डीवी, वॉल्यूम का चेंज होना। अब अगर ये वाले पार्ट में आप देखेंगे, इसका मीनिंग क्या है? प्रेशर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? 0। और चेंज इन वॉल्यूम 0 तो वर्क डन भी क्या? दैट्स इट, बात खत्म। ओके, समझ में आया है आपको ये? ठीक है, तो अब ये हमारा हीट इंटरनल वर्क हुआ। कल हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके बेटा, अभी आप सभी को यहीं बैठना है।